अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं दफ़े ऑनलाइन। आज की मेरी इस वीडियो को हर उस आदमी को देखना चाहिए जिसके पास ज़मीन है और जो काश्तकारी करता है, जिसके पास घर के अंदर बाग, गार्डन है, एक छोटी सी जगह जहाँ पर सब्जियां लगा। ये वीडियो चैलेंज कर रही है हमारे उन तरीकों को जो कि हम ज़राअत के लिए आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर की दुनिया की ज़राअत बदल रही है, हमारे मुल्क में अभी भी हम पुराने तरीकों से ज़राअत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो हमें प्रॉफ़िट मिलता है प्रॉपर तरीके से और उसके साथ-साथ हमारी ज़मीन ज़ाया हो रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साइंस की रूह से अगर आप इसी तरीके से ज़राअत करते रहे, तो आपकी अगली नस्ल यानी इस नस्ल से अगली नस्ल, दूसरी नस्ल शायद इस ज़मीन से कोई ख़ास फ़ायदा उठा नहीं सकेगी। इसलिए अब दुनिया में इस चीज़ का इदराक हो रहा है कि हमें अपने ज़राअत के शोबे को बदलना है। मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को किसानों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि ज़राअत के पेशे से या उसकी डिसीजन मेकिंग से मुंसलिक हैं। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी का आगाज़ करते हैं। इस वक़्त दुनिया में जो ज़राअत पर कंसल्टेंसी देती है कंपनी, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है और इस कंपनी का नाम है अंडरस्टैंडिंग एजी एग्रीकल्चर एलएलसी। अंडरस्टैंडिंग एजी कंपनी, जिसकी वेबसाइट भी मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, इसके सीईओ हैं गेब ब्राउन, जो कि ज़राअत को ट्रांसफॉर्म करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनके पास तकरीबन 5000 एकड़ के फार्म्स हैं, सैकड़ों फार्म्स हैं इस वक्त दुनिया में और इनका ताल्लुक नॉर्थ डकोटा यूएसए से। इनकी कंपनी इस वक्त दुनिया में हर मुल्क में तकरीबन कंसल्टेंसी देती है कि आपने ज़मीन को ख़राब किए बगैर उससे कैसे गुजारे ली हैं। मैं आपको उनकी किताब की तरफ में लेके चलता हूँ। इस किताब का उर्दू तर्जुमा होना चाहिए, ज़रूर हमें करना चाहिए, डर्ट टू सॉइल। इनकी किताब में लिखा है कि इन्होंने पहली मर्तबा ज़मीन का टुकड़ा लिया 1993 में और इनका ये ख्याल था कि ये ज़मीन को ऐसे तरीक़ों से आबाद करेंगे ताकि ज़मीन ज़्यादा अरसे तक उन्हें फसल दे सके। उन्होंने ज़मीन की काश्तकारी में हल चलाने को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा हल नहीं चलाना, ज़मीन को ख़राब नहीं करना। अगर आप जंगलों में जाएँ तो वहाँ कोई हल नहीं चलाता और हर जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हमें मिलते हैं। तो इसे कहते हैं नो टिल एग्रीकल्चर। उन्होंने हल, गोडी इसका खात्मा किया और उसके बाद जब उन्होंने 1993 में उस ज़मीन पर काश्तकारी की तो उन्हें बहुत प्रॉफिट मिला। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा आसान काम है, बैंक से लोन ले लिया। लेकिन 1995 उनके लिए अच्छा नहीं था। 1995 से लेकर 1946 2 साल लगातार बहुत बड़े-बड़े बर्फ़ के तूफ़ान आए, बर्फ़ के ओले पड़े। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और उससे उनकी सारी फसल ज़ाया हो गई। 1997 में इस इलाके में शदीद कहत पड़ा और खुश्क साली की वजह से तीसरे साल लगातार उनकी ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। वो अमरीकी बैंकों के तकरीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के मकरूज़ हो बैंक तो आ गए और उन्होंने कहा कि हमने आपको लोन नहीं देना। इस पूरे एपिसोड में उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी। उन्होंने देखा कि जब वो 2 फसलों के बीच में एक कवर क्रॉप लगाते थे, जिसे हम पहले ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग भी लगाते थे, तो उस कवर क्रॉप की वजह से ज़मीन बहुत अच्छी होती थी और उसमें लगाया भी ये जाता है कि हम ज़मीन से आम जो फसलें हैं वो ज़मीन से समझने रिसोर्सेज यूज़ कर दी। कवर क्रॉप एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज दोबारा ज़मीन के अंदर ला दी और उसके साथ-साथ उन्होंने देखा कि उनकी जो फसल थी, जो कि बड़े नेचुरल तरीके से वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें अर्थवॉर्म्स मिलना शुरू हो गए 3 सालों में। उन्हें वहाँ पर पोलिनेटर्स मिलना शुरू हो गए, शहद की मक्खियाँ, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। तो ये वो चीज़ें थी जो साफ़ हरे खेतों में उस तरीके से नहीं थी, जो कि आर्टिफ़िशियल चीज़ों का इस्तेमाल करके खेती-बाड़ी कर रहे हैं। कुछ अरसे के बाद ये ब्राउन साहब को एक मेडिकल कंडीशन लाहक हो गई।
और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उन्होंने जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया था उसमें जो जहरीलापन था उसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार है। अब उन्होंने पक्का सोच लिया कि मैंने पेस्टिसाइड्स, खादें, इनको मिनिमाइज करना है। जितने भी ये केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, इनको अपनी फसलों की तरफ कम से कम लेकर चलना है और मैंने कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए कुदरत के साथ पार्टनरशिप करके मिलकर खेती बाड़ी करनी है। इसे कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में जो सबसे अहम चीज होती है कि हम कुदरत के साथ शराकतदारी करते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कुदरत के साथ कैसे शराकतदारी की जाती है और फिर क्या होता है कि कुदरत आके आपकी मिट्टी की हेल्थ को बेहतर करना शुरू कर देती। क्लाइमेट चेंज को फर्क नहीं पड़ता क्लाइमेट चेंज, बल्कि उसका तदारुक किया जाता है, क्योंकि जब हम अपनी ज़मीनों में हल चलाते हैं तो ज़मीनों से कार्बन एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है और क्लाइमेट चेंज तेज़ होना शुरू हो जाता है, यानी वेदर्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी। खेतों में मुख्तलिफ किस्म की नबातात भी आपको नज़र आएंगी और उसके साथ साथ आपको हैवानात भी नज़र आएगी। इस चीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने 6 प्रिंसिपल बताए, 6 असूल बताए हैं कि किस तरीके से हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ज़राअत कर सकते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर वो कंसल्टेंसी भी देते हैं, पैसे भी लेते हैं और बाकायदा पूरी कंसल्टेंसी आपको देंगे। लेकिन जो पहला असूल उनकी किताब में लिखा है वही है कि आप अपनी ज़मीन को पहचानें अपने एटमॉस्फेयर के लिहाज से और अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से उसमें फसल लगाएं। कोशिश करें कि ऐसी फसलें ना लगाएं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके इलाके में नहीं होती, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम नहीं बना सकेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई, दूसरा प्रिंसिपल यह है कि आपने ज़मीन को मैकेनिकली और केमिकली डिस्टर्ब नहीं करना। इसका मतलब यह है कि आपने ज़मीन की साख में कोई बदलाव नहीं करना, आपने बूढ़ी नहीं करनी, आपने हल नहीं चलाना, क्योंकि उससे ज़मीन की साख बदल जाती है। आपने केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने खादों का इस्तेमाल नहीं करना, जो फर्टिलाइज़र्स हैं हमारी, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। आपने मैकेनिकल और केमिकल, जंगलों में कोई मैकेनिकल और केमिकल वेयर टियर डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन देखिए वहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ें हो रही होती। जब हम खेतों में हल चलाने की बात करते हैं तो खेतों में हल चलाना हो या खेतों को आग लगाना हो, इन दोनों से एक काम कॉमन होता है, ये कि कार्बन जो हमारे खेतों में होता है वो ऐसा ऐसा हमारे एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है। जब हम ज़मीन को मैकेनिकली डिस्टर्ब करते हैं तो उसके मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और यही दो चीज़ें बहुत अहम है ज़मीन के लिए। अगर किसी ज़मीन में कार्बन और नाइट्रोजन की अच्छी मकदार बढ़ जाएगी तो वहाँ पे फसलें बड़ी ज़बरदस्त होगी। और उसके साथ साथ जब हम हल चलाते हैं तो ये हल ज़मीन की जो लाइफ है, जो गुडोए हैं, जो अर्थवर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको भी ख़त्म कर देता है और ऐसा-ऐसा अब देखिए ज़मीन का रंग बदलना शुरू हो जाता है। ज़मीन हल्के ब्राउन कलर की होना शुरू हो जाती है। जबकि आप अगर जंगलों में जाके ज़मीन को देखें तो वो गहरे रंग की होती है, गहरे काले रंग की होती है। उस ज़मीन का मतलब ये होता है, उसके रंग का मतलब ये होता है कि उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है, उसमें लाइफ बहुत ज़्यादा है और यही लाइफ चाहिए हमें अच्छी फसलों के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने कवर करना है अपनी सॉइल को। हमारे खेतों को कभी भी जो मिट्टी है उसको एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका साथ में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होना चाहिए जब एक जिंदा जड़ ज़मीन के अंदर हो। तो अगर आप 1 महीना खेतों को ऐसे ही रख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी जो मिट्टी है उसको ज़ाया कर, उसके रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं। इसलिए जंगलों में, अगर अब मैं बार-बार जंगलों की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी फसलें, पौधे, फूल और वेजिटेबल्स होती हैं। तो हमें उससे सीखना चाहिए, नेचर से सीखना चाहिए। तो आप देखिए कि जंगलों में हर जगह आपको घास लगा हुआ नज़र आए, हर जगह पे आपको चीज़ें लगी हुई नज़र आएगी। जंगलों की मिट्टी कवर होती है और जब मिट्टी कवर होती है तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और उससे मिट्टी के रिसोर्सेज स्पेस में नहीं जाते। तो पुराने ज़माने में जो किया करते थे वो आज भी एप्लीकेबल है कि अगर हम ज़मीन की इरोजन बचाना चाहते हैं, सॉइल की, मिट्टी की इरोजन बचाना चाहते हैं तो हम भूसा डाल सकते हैं। हम उस पर जो पिछली फसल है उसके बाकियात रख सकते हैं और उसी में नई फसल डाल सकते हैं। पिछले फसल की बाकियात को जलाने से हमारी ज़मीन डैमेज हो रही है और मैं आपको बता रहा हूँ
कि चंद ही सालों में आपको ये नज़र आ जाएगा, आपकी रील जनरेशन को नज़र आ जाएगा कि आपने जो ज़मीनों की फसलें जलाई हैं वो ज़मीनें आहिस्ता-आहिस्ता बंजर हो रही है। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। ज़मीन को जलाने से उसमें जो राख जाती है, हम ये समझते हैं वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, हालाँकि उसमें जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़मीन जो है उसको हमेशा कवर करना चाहिए, चाहे वो भूसे से करें या पिछली जो आपकी क्रॉप है उससे करें या कवर क्रॉप से करें, उससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उससे बहुत ज़्यादा पानी एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, कार्बन एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, तो ज़मीन का फ़ायदा होता है। चौथा प्रिंसिपल ये है कि डाइवर्सिटी रखें। इंसान जब ज़मीन पर आए तो इंसानों ने एक ही किस्म की फसलें लगाना शुरू कर ली। पूरे-पूरे खेतों में हमने देखा कि एक ही किस्म की कपास, तो कपास ही बनी हुई। अब जब कपास से की तो कपास के कीड़ों की तो ईद हो गई, क्योंकि उनको पता है कि ये तो अब सारा इलाका ही कपास का है, तो मैंने यहाँ पर जाके अटैक करना है। हमने मोनोकल्चर को परवान चढ़ाया और उसकी वजह से, क्योंकि नेचर इसको सपोर्ट नहीं करती, इसकी वजह से अब ना तो वहाँ पर हर किस्म का इंसेक्ट आता है, ना उस फसल में हर किस्म का परिंदा आता है, ना ही माइक्रोब्स हर किस्म के, ना ही वहाँ पर हर किस्म की जड़ी बूटी लगती हैं। तो हमने अब ऐसी काश्तकारी करनी है जिसमें मोनोकल्चर ना हो, बल्कि हमने डाइवर्सिटी को लेके आना है, मिक्स चीज़ें लगानी है। ये उनका असूल नंबर 4 है। 5वां असूल ये है कि हमारी ज़मीन में हर कुछ में कुछ लगा होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये उसी का एक हिस्सा है कि हमारी ज़मीन में हर वक़्त ज़िंदा जड़ होनी चाहिए। और जब हम कवर क्रॉप्स लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ज़मीन को बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कवर क्रॉप्स को, यानी 2 जो फसलें हैं उनके बीच में कवर क्रॉप लगाई जाती है ताकि उससे मिट्टी बेहतर हो ले। कवर क्रॉप आप सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस किस्म की कवर क्रॉप्स होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप ज़मीन को आग लगा रहे हैं, फसलों को आग में लगा रहे हैं अपना बर्त बचाने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ज़मीन बंजर हो रही है। इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए आपको। नंबर 6, पौधों के साथ-साथ, पौधों की डाइवर्सिटी के साथ-साथ जानवरों को ज़मीन के साथ इंटीग्रेट करें। तो अब अगर आपने फसलें भी लगा रही हैं तो आपके पास एक फार्म हाउस भी होना चाहिए। ये छोटा मॉडल है जो इन्होंने दिया, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम जंगलों में देखते हैं तो वहाँ पर सबसे सब्ज रंग का घास वहाँ पर होता है, सबसे अच्छा घास वहाँ पे होता है जहाँ पर बार-बार जानवर आते हैं और चरते हैं। तो ग्रासलैंड्स हमें ये बताती हैं कि जब जानवर ज़्यादा आएँगे तो उसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है उसका एक इकोसिस्टम बनेगा, और ज़मीन का जो इकोसिस्टम बनता है उसका फ़ायदा ज़मीन के जो पौधे हैं उनको भी होता है। यहाँ पर ये भी बता लो कि इन्होंने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें इन्होंने फसलों में फूल लगा थी बीच डाइवर्सिटी को करने के लिए 140 फूलों की स्पीशीज लगानी इन्होंने कवर क्रॉप्स बीच में लगाई, जानवर बीच में लगे, लेकिन इसका एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल खड़ी और आप जानवर छोड़ दें। इसका एक मैनेजमेंट सिस्टम है कि अच्छा कब जानवरों को हमने लेके जाना है, किस जगह पर लेके जाना है, किस ज़मीन को हमने जानवर को उस तरफ लेकर जाना है। और फिर इन्होंने देखा कि जब ये सारा काम इन्होंने किया तो 10 गुना ज़्यादा इंसेक्ट्स की स्पीशीज इनके ज़मीनों पर आना शुरू हो गई। जब इंसेक्ट्स ज़्यादा आना शुरू हो गए तो मैंने पहले बताया था अर्थवॉर्म्स तो मेरे ही कहते हैं, तो परिंदे ज़्यादा आना शुरू हो गए और 105 परिंदों की डिफरेंट स्पीशीज़ को इन्होंने यहाँ पर देखा। और फिर जानवर आना शुरू हो गए, इर्द-गिर्द के इलाकों से भी जानवर आना शुरू हो गए, तो पूरा इकोसिस्टम बन गया। अब ये इकोसिस्टम क्या बेहतर है या नहीं बेहतर, ये सोचने की बात है। तो इन्होंने 1993 में जब इन्होंने शुरू किया और 2023 में मिट्टी के सैंपल दिए, उस वक़्त भी इन्होंने सैंपल लिए थे और उनके टेस्ट कराए थे, और इन्होंने 2023 में भी अपने जो फार्म है उनकी मिट्टी के सैंपल लिए और उनके सॉइल कंपैरिजन किए। मैं आपको सॉइल दिखा भी रहा हूँ, आप देखिए कि काले रंग की सॉइल आपको नज़र आ रहा है, काले रंग की सॉइल, इसमें कार्बन ज़्यादा है, इसमें लाइफ ज़्यादा है, इसलिए ये काले रंग की है। और पहले क्या थी 1993 में ब्राउन कलर की, जिसमें हल चलाया जाता था, जिसमें आग लगाई जाती थी, वो आपको नज़र आ रही है। तो जब इन्होंने फ़र्क देखा तो इन्हें पता चला कि जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन है पर आवर, वो पहले 1993 में 0.5 इंच इतना पानी जाता था ज़मीन के अंदर। अब इनकी ज़मीन में 32 इंच तक पानी जाता है। अगर पानी ऊपर से ज़्यादा जाए, 1 घंटे में 32 इंच तक नीचे पानी चला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर देखा जाए, ज़िंदगी देखी जाए, ऑर्गेनिक मैटर देखा जाए तो पहले 1.7% था। और ये तो माइक्रोब्स हैं और जो इंसेक्ट्स हैं ये, और जो अर्थवॉर्म्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, ये हमारी ज़मीन में पौधों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पौधों के लिए ये बहुत
रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको देख सकते हो 8.7% थे और अब 2023 में 7.9%, 8% के करीब ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जितना ऑर्गेनिक मटेरियल ज़मीन के अंदर गया है, अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में देखा जाए तो समझ लें कि पौधों ने 396 टन ज़्यादा CO2 यूज़ किया। और जो प्रॉफिट है इनका वो बढ़ा है $17 से $158 तक। मैं आपको यहाँ रख के कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इनकी तस्वीरों में आपको जो कलर है ज़मीन का वो नज़र आ रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ एक डॉक्टर साहब इधर, डॉक्टर डेविड मॉन्टगोमरी, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड स्पेस साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में। इनकी किताबें हैं, 3 किताबें हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मैंने 3 ही देखी। इन किताबों को भी उर्दू में होना चाहिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे ज़मींदारों के लिए इन किताबों को भी उर्दू में आना चाहिए। इनकी किताब है ग्रोइंग अ रेवोल्यूशन, द हिडन हाफ ऑफ द नेचर, डर्ट इरोजन ऑफ सिविलाइजेशन। और इन्होंने अपनी किताब में बताया कि जब ज़मीन अच्छे तरीके से बनाई जाती है जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, इन्होंने इनकी भी ब्राउन साहब की भी फॉर्म में जाकर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि 64% मोर विटामिन होते हैं। तो जो सब्जियां निकलती हैं हम जो खाते हैं उनमें 64% ज़्यादा विटामिन होते हैं, 239% ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं। इनके फार्म हाउस में, ब्राउन साहब के जो फार्म हाउस है उसका जो गोश्त है, बड़ा गोश्त है, बीफ है, उसमें जो फैटी एसिड्स थे वो सैल्मन फिश से ज़्यादा थे। फैटी एसिड ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा है और हम घूमते फिरते हैं कि कहाँ में हमें सैल्मन फिश मिले तो हम उसको खाएं, वरना लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं। तो इनके फार्म का जो बीफ था उसमें सैल्मन फिश से ज़्यादा फैटी एसिड और 67% इनके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस होते हैं वो लोअर करते हैं, तो स्ट्रेस वैल्यूज हमारी कम करते हैं। इन्होंने अपनी जो फार्म हाउसेस के जो एग्स हैं और जो बीफ है मैंने बताया उनका जब मुआवजा किया तो पता चला कि उनमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके साथ साथ बहुत कम पेस्टिसाइड्स यूज़ होती हैं, बहुत कम खाद यूज़ होती हैं। और उसकी वजूहात है कि जब आप नीचे तक प्लांट करते हैं तो पौधों पर कीड़ों का हमला भी कम होता है क्योंकि मिक्स आप करते हैं। तो अगर मोनोकल्चर है तो एक ही किस्म के कीड़े भागे आते हैं, जब देखिए कीड़ों को भी ढूंढ के खाना पड़ता है तो वहाँ पर। और फिर जब मिक्स कल्चर होता है तो कई मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरा कीड़ा आया वो पहले कीड़े को खाना शुरू हो गया, बर्ड्स आए वो कीड़ों को खाना शुरू हो गए। तो कुदरत इस तरीके से चलती है, वो खुद अपना कंट्रोल रखती है, उसका अपना एक फीडबैक लूप होता है जो इन इंजनों को कंट्रोल में रखा जाता है। और अब दुनिया में सिर्फ फसलों पर, बड़े बड़े खेतों पर, रेंचेस पर ये काम भी हो रहा है, बल्कि घरों में गार्डन्स पर भी ये काम हो रहा है। रीजनरेटिव गार्डनिंग का दौर आ रहा है, आप इस पर वीडियोस रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत से और रिसोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन खुदा रहा इसको अपनाएं, अपने खेतों को आग ना लगाएं। और उसके साथ साथ हल, जो कि हमें लगता है शायद ये बहुत मुश्किल काम है, खेतों में हल चलाने से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। हमें नई किस्म की रीजनरेटिव एग्रीकल्चर तरफ जाने की ज़रूरत है। हमारे महकमों को भी ये सीखने की ज़रूरत है और उन्हें देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से हिट हो रहा है। हम उन 10 मुल्कों में जो बहुत जल्दी हिट होंगे, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी ज़मीनों को इस तरीके से काश्त करना है कि हम ऐसी कंडीशंस ना पैदा करें जिसमें हमारे ग्लेशियर्स जल्दी पिघलना शुरू हो जाएं और हमारे दरियाओं में सैलाब आते रहें और फिर खुश्कसाली आए। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम काश्तकार मुल्क तो बहुत जल्दी इस चीज़ को फैलाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को टैग करेंगे, फार्मर्स को टैग करेंगे, उन लोगों को टैग करेंगे जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, ताकि वो इन चीज़ों की तरफ आएँ और हमारा बुक आगे बढ़े इंशाअल्लाह। तफी ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस को आगे बढ़ाते रहिए।